हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक हेवा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और उस सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की 4 चैप्टर पर। 4 चैप्टर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, खाद्य सुरक्षा भारत के रेस्पेक्ट में हम इसमें बात करेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में तो सुनते ही हैं, साथ ही साथ आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, पीडीएस सिस्टम, एमएसपी, बफर स्टॉक, फेयर रेशन शॉप। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे और इसको ध्यान से इस टॉपिक को मेमोराइज करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, स्कूल में वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं कि हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड सिक्योरिटी है क्या, क्यों चाहिए फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा चाहिए क्यों, कौन है जिनके लिए हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और वो सुनिश्चित होगी कैसे, किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे फूड सिक्योरिटी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर की जाती है, ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या बेनिफिट्स रहे और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में बफर स्टॉक का क्या रोल है, पीडीएस का क्या रोल है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपके जो एमएसपी दी जाती है अलग अलग फूड ग्रेन्स पे, उसका क्या रोल है, और फेयर रेशन शॉप जो है, फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, आपके गांव में भी, आपके शहर में देखा होगा आपने कि एक राशन की दुकान होती है, उसका एक रेशन डीलर होता है, वो आपको राशन देता है गरीब लोगों को जनरली। तो ये सब हम देखेंगे। वर्ल्ड का सिनेरियो देखेंगे, फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या है, क्यों फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड में इतना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। इसमें पॉइंट करने वाली बात है कि फूड सिक्योरिटी क्या है। उसका मतलब है कि एक तो अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी कि इजीली एक्सेस हो, मिले हो, और अफोर्डेबिलिटी कि हमारे जो इनकम है उसी के दायरे में हमें वो फूड ग्रेन्स, जो फूड स्टफ्स है वो हमें मिले। तो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि आज मिला कल ना मिले। अगर ऐसा हो रहा है कि आज हमारे पास खाना है, कल का हमें चिंता है कि कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको हम बोलेंगे फूड इनसिक्योरिटी। उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए ही हम जनरली जो बात करते हैं वो बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, कि फूड सिक्योरिटी ना केवल एक हमारी जरूरत है बल्कि ये एक हक भी है। इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा ये हक भी है कि कम से कम अन्न की फूड सिक्योरिटी तो कम से कम हो। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी। जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा वल्नरेबल है फूड इनसिक्योरिटी को लेके। Whenever there is a problem of production or distribution of food crops, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम आएंगे, प्रोडक्शन कम है तब प्रॉब्लम है, फूड नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिस्टर्बेंस है, जैसे कि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन हमारे डिस्टर्ब रही, तो उस वजह से भी फूड सप्लाई में डिस्टर्बेंस आई, तो फूड इनसिक्योरिटी को वो इंक्रीज करेगा। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन पीडीएस एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। डिपेंड किसके ऊपर करती है फूड सिक्योरिटी, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा है उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है हमारी फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की विजिलेंस पे कि गवर्नमेंट उसकी निगरानी किस तरीके से करती है। अगर फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो किस तरीके से मूव करेगा, फूड की अवेलेबिलिटी कम है तो किस तरीके से वो अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करेगी गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट देखती है और पीडीएस सिस्टम हमारा इसमें हेल्प करता है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में, और इनसिक्योरिटी का थ्रेटन जो है, जो हमारी इनसिक्योरिटी का डर है, फूड इनसिक्योरिटी का, उसको कम करने के लिए। यहाँ पे एक अलग से टेबल में दिया हुआ है 1970s के बारे में कि फूड सिक्योरिटी 1970s में फूड सिक्योरिटी वाज अंडरस्टूड एज अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स। कहने का मतलब है कि मूलभूत जो खाद्य सामग्री है वो हमें हर समय उपलब्ध हो, एक सही मात्रा, एक सुनिश्चित मात्रा। बट ये यूएन की 1975 का स्टेटमेंट है। बट अमर्त्य सेन, अगर आप नहीं जानते तो अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिक्स के नोबेल ल्यूरेट है, एडेड अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी एंड एम्फसाइज्ड द एक्सेस
टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है कि अमर्त्य सेन ने उसको चेंज करते हुए, उसको एक नई डायमेंशन देते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी, फूड की जो एक्सेस है, फूड की जो हमें फूड मिल रहा है, वो खाना मिलना हमारे लिए नॉर्मली चाहे जो हो, बट वो एक हक की तरह देखा जाए। इंटाइटलमेंट्स माने हक, कि हमारा हक हो, कम से कम एक इंसान होने के नाते, वो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होने के नाते हमारा इंटाइटलमेंट हक है। क्या? अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस एक्सचेंज इन मार्केट अलोंग विद स्टेट और सोशली प्रोवाइडेड सप्लाई। उस चीज का कि अगर कोई किसान है, वो गेहूं उगाता है, तो वो जो उगा रहा है उसके साथ साथ उसके एक्सचेंज में उसको बाकी चीजें भी मिले, स्टेट इसको सुनिश्चित करे और समाज इसको सुनिश्चित करे। अकॉर्डिंगली देयर हैज बीन सब्सटेंशियल शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। एक चेंज हुआ, फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन थी उसको अंडरस्टैंड, उसको समझने में एक चेंज आया। और फिर 1995 में वर्ल्ड फूड समिट जो FAO ने कराया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, 1996 में का स्टेटमेंट है, फूड सिक्योरिटी एट इंडिविजुअल, फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल एग्जिस्ट व्हेन all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary need and food preferences for an active and healthy life। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। अगर कभी भी आपको लिखने को आया कि फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन या फिर फूड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए लिहाज से क्या है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि खाद्य सुरक्षा अगर हम देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे तब ही एग्जिस्ट करती है जब सभी लोगों के लिए हर समय पर फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस, उसकी दोनों तरह की एक्सेस हो, सफिशिएंट, एक सुनिश्चित मात्रा में, सेफ, सही और न्यूट्रिशियस, मतलब कि पोषक तत्वों के साथ वो खाना उसको मिलता रहे, जिससे उसके डाइटरी नीड्स के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ, उसके जीवन को स्वस्थ और सुनिश्चित करने के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर मेंस लिख रहे हैं तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। एग्जाम दे रहे हैं CBSE का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें MCQs की, तो वो कहेगा कि किस लेवल पे, तो कोई भी लेवल हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड, हर एक लेवल पे, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक समय पे फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होनी चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। किस चीज के लिए? उसकी डाइटरी नीड्स के लिए, फूड प्रेफरेंसेस के लिए, किस, और वो क्या सुनिश्चित करेगा? एक एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग। जैसे हवा सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह खाना भी जीने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस। 2 वक्त के खाने से भी एक बड़ी डायमेंशन है जो फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करती है। कैसे? अब आप ये देख पा रहे हैं कि 3 चीजें इसमें हाईलाइट है येलो कलर में, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। यही वो डायमेंशन है जो 2 वक्त के खाने से भी एक बड़ी डायमेंशन हमें देती है कि केवल 2 वक्त का खाना हो जाना ही फूड सिक्योरिटी नहीं है। उसके अलावा जो बड़ी डायमेंशन है उसकी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सबसे पहली बात कि फूड जो है वो उपलब्ध हो, मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर फूड स्टॉक्स। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट गारंटीज, कि उसकी उपलब्धता हो फूड की। एक्सेसिबिलिटी, किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे उसको? विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को वो एक्सेसिबल हो, हर एक व्यक्ति उस फूड को, हर एक व्यक्ति को वो फूड मिल पाए, वो खाना मिल पाए, वो भोजन मिल पाए। अफोर्डेबिलिटी, अब अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, बट अफोर्डेबल नहीं है तो भी दिक्कत है। इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज एनफ मनी, मतलब कि वो एक कॉमन मैन की रिच में हो, उसको खरीद पाना एक कॉमन मैन की रिच में हो, टू बाई सफिशिएंट, सेफ, न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। अफोर्डेबिलिटी 3 चीजों को कवर करती है कि उसके पास एनफ मनी हो, क्या करने के लिए? सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को खरीदने के लिए या उसको सुनिश्चित करने के लिए। अब 3 चीजें आप देख रहे हैं, तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से?
अगर फूड अवेलेबल है बट एक्सेसिबल और अफोर्डेबल नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई महंगी चीज है जैसा केसर है, अवेलेबल है बट ना तो एक्सेसिबल है ना अफोर्डेबल है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप समझ लो हिमालय में रहते हैं, कोई पहाड़ों में रहते हैं, हिली रीजन्स के जो लोग हैं उनके पास कैसे पहुंचे वो सामग्री कैसे पहुंचेगी। हमारे देश में अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबल भी है वो, बट एक्सेसिबिलिटी करने के लिए उसको वहां पे पहुंचाना पड़ेगा हर एक लोग, हर एक व्यक्ति के पास। किस क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, पीडीएस हो सकता है, गवर्नमेंट की अलग अलग संस्थाएं हो सकती है, एनजीओ हो सकती है, उनके माध्यम से पहुंच सकता है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल भी है, अवेलेबल भी है, बट अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल इन द सेंस कि कभी कभी आप देखते हैं कि इस बाजार में सब्जियों के भाव, फलों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सब्जी अवेलेबल है, सब्जी एक्सेसिबल है, मार्केट आपके बगल में है, बट स्टिल दे आर नॉट अफोर्डेबल, महंगी है, आप खरीद नहीं पा रहे। जैसे कि कुछ दिनों पहले नींबू के भाव इस तरीके से थे, बड़े बड़े हुए थे तो खरीद नहीं पा रहे थे, और सब्जियों के भाव, फलों के भाव, ये सब। तो फूड क्या होना चाहिए, जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है, एक मूलभूत जो हमारी खाद्य पदार्थ की जरूरत है, वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, अवेलेबल भी होनी चाहिए। Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all persons. फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। Thus, food security is ensured, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीज एक समराइज वे में, एक प्रिसाइज वे में है। Enough food is available for all person, all persons have the capacity to buy ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड, फूड की एक्सेस में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज है कि जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी क्या है बेसिकली, कि फूड इजीली अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली अफोर्डेबल हो, सभी लोगों के लिए, हर एक समय पे, हर एक जगह। ये चीज डिसाइड करती है उनकी फूड सिक्योरिटी के बारे में। अब फूड सिक्योरिटी चाहिए क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई फूड सिक्योरिटी। poorest section of the society might be food insecure most of the time, while person above the poverty line might also be food insecure when country faces national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गरीब लोग तो ज्यादातर फूड इनसिक्योरिटी फील करते ही हैं, फेस करते ही हैं, बट कभी कभी अबव पॉवर्टी लाइन जो क्लास है, जो पीपल है, वो भी फूड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। जैसे कि कोई कैलेमिटी में, नेचुरल कैलेमिटी, आजकल कुछ दिनों पहले कोरोना के पेंडेमिक के टाइम पे, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे वो अबव पॉवर्टी लाइन हो, पैसों की कमी से या फिर कई बार सप्लाई की कमी से, सप्लाई डिस्ट्रप्शन की कमी से क्या होता था कि फूड की इनसिक्योरिटी हो गई थी। इसलिए सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम तक चलाई। और नेशनल डिजास्टर और कैलेमिटी कैसी है, जैसे अर्थक्वेक, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई। तो ये सब अगर कोई भी इससे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हैपन होता है तो उसमें ना केवल बीपीएल बल्कि अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी इफेक्टेड होते हैं। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग कैलेमिटी। कैलेमिटी के जो त्रासदी है, त्रासदी के दौरान किस तरीके से फूड सिक्योरिटी हमारी इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, वो देखते हैं। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी से ड्राउट, सूखा पड़ गया, सूखे के कारण क्या होगा कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। अब फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया, सूखा पड़ गया। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड, उसने क्या कर दी, खाने की कमी कर दी इन अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया थे। जैसे कि कुछ सालों पहले लातूर महाराष्ट्र में, वहां पे भी खाने की कमी पड़ी थी क्योंकि सूखा वहां पे पड़ गया था। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइसेस गोज अप। अब फूड की शॉर्टेज है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एट हाई प्राइसेस सम पीपल कांट अफोर्ड टू बाई फूड, कुछ लोग, गरीब लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाने के। अब क्या खतरे में पड़ी, अफोर्डेबिलिटी, यहां से अफोर्डेबिलिटी इन डेंजर। इफ सच कैलेमिटी हैपेंस इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया एंड इज स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर टाइम, अगर ऐसी कोई त्रासदी एक तो बड़े एरिया में फैल जाए और एक लंबे समय तक चले, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है भूखमरी, भूखमरी की सिचुएशन को वो जन्म देगा। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न इनटू फेमाइन, फेमाइन उससे भी बड़ी चीज। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या हुआ कि जो भूखमरी है, बड़ी लेवल की भूखमरी जो है, वो बंगाल फेमाइन हो
या फिर जब ब्रिटिश काल था उड़ीसा फेमाइन हो, तो ये सब हमने देखने को मिले थे। तो पहले क्या होगा, पहले कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, कैलेमिटी की वजह से फूड का क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, प्राइसेस क्या थे, राइज हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, फूड अफोर्डेबल नहीं रहा। फूड अफोर्डेबल नहीं रहा तो क्या हुआ, उसकी वजह से कि लोगों की रीच में नहीं आया और एक बड़े एरिया में वो फैल गया और लंबे समय तक वो चला। इसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहली जो सिचुएशन आई वो आई हमारी स्टारवेशन की और दूसरे नंबर पे फेमाइन की। अगर हम फेमाइन को डिफाइन करें, अब फेमाइन की वजह से क्या होगा, A famine is a characterized by widespread deaths due to starvation and epidemic caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation. जब हम फेमाइन की बात करेंगे तो फेमाइन को किस तरह का डिफाइन किया जाता है। फेमाइन है किस वजह से हुआ, स्टारवेशन की वजह से और एपिडेमिक्स की वजह से। वो स्टारवेशन और एपिडेमिक्स क्यों हुए, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर का यूज किया गया एपिडेमिक्स में। भुखमरी है, एक त्रासदी का दौर है, तो उसमें क्या क्या करेंगे, पानी की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, ड्राउट है, तो जो गंदा पानी है उसी का यूज हो रहा है बार बार। डिगेइंग फूड, जो सड़ा गला खाना है उसी का यूज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी कम हो गई, बॉडी रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम, और क्यों, क्योंकि कमजोरी आ गई थी, स्टारवेशन भूखमरी से कमजोरी जो आ गई थी उसकी वजह से। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज फेमाइन ऑफ बंगाल। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बंगाल फेमाइन जो 1943, ये इंपॉर्टेंट है कि बंगाल फेमाइन कब आया, 1943, ब्रिटिश का दौर था। और इस बंगाल फेमाइन आने का कारण क्या था, इस पे गौर कीजिएगा, बताऊंगा मैं। द फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल, कितनी बड़ी संख्या में लोग मरे इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। इसका कारण सबसे बड़ा यह था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड इस टाइम चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने जितना फूड था वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया था वॉर अफेक्टेड एरिया में सोल्जर्स के लिए जो युद्ध लड़ रहे थे। तो भारत में अनाज की कमी हो गई और उस कमी की वजह से बंगाल में फेमाइन आ गया। और बंगाल उस टाइम पे एक बड़ी सभ्यता वाला, कल्चर वाला जो स्टेट कह सकते हैं वो था। वहां पे अनाज वगैरह की उपलब्धता भी अच्छी तरीके से थी, व्यापारी थे। तो उस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कॉलोनियल रूल हमारी कंट्री में था उसकी वजह से उसने वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसने पार्ट लिया हुआ था जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। तो उसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में पूरा का पूरा अनाज ट्रांसफर हुआ, तो उस वजह से हमारे यहाँ फेमाइन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 30 लाख, जो 30 लाख लोग हैं वो मर गए। डू यू नो हु आर अफेक्टेड मोस्ट बाय द फेमाइन। जब भुखमरी आती है तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। क्योंकि खेती, हर मजदूर डिपेंड ही खेती पे करते हैं। अगर खेती ही आपकी तबाह हो गई या कोई ऐसी त्रासदी आ गई, ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लेबर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, अदर कैजुअल लेबर्स, मतलब कि जो डेली के मजदूर हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रेगुलर इनकम नहीं है, वो ज्यादातर फेमाइन से प्रभावित होता है। मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ राइस। क्यों, क्योंकि चावल या गेहूं जो भी स्टेपल फूड आप खाते हैं फेमाइन के दौरान उसके प्राइस बढ़ जाते हैं और वो उसके प्राइस मतलब वो क्या नहीं होती, अफोर्डेबल नहीं हो पाती। दे वर वंस हु डाइड इन दिस फेमाइन। और बंगाल फेमाइन के कारण एक और रहा कि जैसे हम बात कर रहे थे अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, तो पहली बात करूं तो अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, जितनी थी वो एक्सेसिबल नहीं थी, और अगर एक्सेसिबल भी थी तो अफोर्डेबल नहीं थी, वो महंगी बहुत थी, अफोर्डेबल नहीं थी। तो तीनों ही चीज उसमें आई कि जब ब्रिटिश सरकार ने वो पूरा पूरा अनाज ट्रांसफर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, तो उस दौरान क्या हुआ, अवेलेबिलिटी भी नहीं है ज्यादा, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है ज्यादा और अफोर्डेबल भी नहीं है ज्यादा, उससे प्राइस बढ़ गए। और जो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो कौन थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, गरीब लोग, गरीब तबका हमारा, जो डेली मजदूरी पे डिपेंड करता था, जिनकी इनकम भी रेगुलर नहीं थी, जिनकी जॉब भी परमानेंट नहीं थी, वो लोग। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप ग्राफ के माध्यम से कि 1938 से शुरू हुआ। और फेमाइन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो एक लंबे समय तक, मैंने बताया था कि स्टारवेशन जब एक बड़े एरिया में और एक लंबे समय तक परसिस्ट करती है तब वो फेमाइन का रूप ले लेती है।
जैसे 1938 में 85 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, इंपोर्ट कुछ नहीं हुआ, एक्सपोर्ट कुछ नहीं हुआ, टोटल अवेलेबिलिटी 85। 1939 में 79 इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट की करना पड़ा 83 लाख टन टोटल, मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी थी। 1940 85, 1941 70 लाख टन, 1942 92 लाख टन एंड 1943 79। तो किस तरीके से एक अनइवन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमारे पास है, वजह चाहे जो भी हो, तो उस वजह से क्या हुआ कि वहां पे फेमाइन की सिचुएशन आ गई। देख सकते हैं कि स्टारवेशन के विक्टिम्स कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम स्टारवेशन, भूखमरी के शिकार जो होते हैं वो एकदम हड्डी उनकी दिखती हुई किस तरीके से, तो ये चीज हम देख सकते हैं कि स्टारवेशन विक्टिम्स थे जो रिलीफ सेंटर 1945 में यहाँ पे अराइव हुए। बंगाल फेमाइन, ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 फैमिली लीव्स इट्स विलेज चटगांव डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। उन्होंने घर भी छोड़ने पड़ते हैं, माइग्रेशन बहुत होता है फेमाइन के कारण। जिस तरीके से आपने एक मूवी देखी होगी माजिदा माउंटेन मैन, उसमें भी फेमाइन के वजह से उसके जो मांझी थे उनके जो परिवार वाले थे वो शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे। तो वो एक सिचुएशन है, फेमाइन के कारण होना पड़ता है। अब ये एक्टिविटी है, इसको आप घर पे कर सकते हैं, और अगर कोई भी इसमें डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और हम उसका जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन, मतलब ये कहना चाहते हैं कि बंगाल फेमाइन के जैसा इंडिया में फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। इट इज हाउएवर डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज भी फेमाइन लाइक कंडीशन है, बट वो छोटे रीजन में तो उसका पता भी नहीं चल पाता। लीडिंग टू स्टारवेशन डेथ एट टाइम्स, नेचुरल कैलेमिटीज, पेंडेमिक्स may also lead to food shortage. For example, COVID-19 pandemic, देखो यहाँ पे मेंशन है COVID-19 पैंडेमिक के लिए। COVID-19 पैंडेमिक हैड एन एडवर्स इंपैक्ट अपॉन फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल फूड सिक्योरिटी को उसने बहुत एक एडवर्स इंपैक्ट डाला। रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज इंपैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित हुई किस वजह से? रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इस वजह से क्या हुआ? अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, प्राइस राइज हुए, तो इस वजह से वो अफोर्डेबल भी नहीं रही। Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times, including calamities and pandemics. इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है, चाहे कोई भी समय हो, पैंडेमिक हो, कैलामिटी हो या नॉर्मल टाइम्स, उसमें फूड सिक्योरिटी चाहिए। Who are food insecure? Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, अब सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है? फूड इनसिक्योर कौन है? जो जिनका रोजमर्रा का टेंशन है कि कल का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। खाद्य असुरक्षा किनको है? वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल, जिनके पास जमीन नहीं है, वो उगाए क्या? विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, या तो थोड़ी बहुत जमीन है, अपने परिवार का भरण पोषण उस पर कर नहीं पाते। ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जो पारंपरिक जो हमारे आर्टिशंस हैं, जैसे कि कोई लुहार, कोई काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, ये सब चीज ट्रेडिशनल आर्टिशंस को बोलते हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जैसे कि कोई फ्यूडल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटे मोटे जो अपना काम रोजगार स्वरोजगार में है। एंड डेस्टिट्यूट्स इंडल्जिंग, जो बेघर हैं बेचारे, लावारिस कह सकते हैं इनको। बेगर्स, भिखारी, बेघर हैं और कोई है नहीं इनका, डेस्टिट्यूट्स उसको बोलते हैं, घर से बाहर निकल गए हैं, कोई परिवार वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग भिखारी उनमें आ सकते हैं। तो ये लोग सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है, फूड इनसिक्योर। इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आगे देखेंगे। इन अर्बन एरियाज फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन सी फैमिलीज है? वो फैमिलीज या तो जिनके परिवार के सदस्यों को इनकम जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं मिलती, या फिर वो कैजुअल जॉब करते हैं, रेगुलर जॉब नहीं करते। अब ये एक दीज वर्कर्स, ये जो वर्कर है वो लार्जली क्या है, ज्यादातर क्या है, इंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज एंड आर पेड वेरी लो वेजेस दैट जस्ट एंश्योर बेयर सर्वाइवल। बस उनका जीवन एक दोस्तों एक डिफरेंस है जीने में और सर्वाइव करने में। जीने का मतलब है आपको टेंशन नहीं है फूड की, आपका फूड सिक्योरिटी है, आपकी शेल्टर की सिक्योरिटी है, बेसिक नीड्स आपकी सिक्योरिटी सिक्योर है, आपका सस्टेनेंस एक सिक्योर है, एक वर्ड है।
वो सिक्योर, उसको सिक्योर है वो। आपका सस्टेनेंस जो है वो सिक्योर है, बेसिक जो मूलभूत आपकी जरूरत है वो सिक्योर है। अगर वो सिक्योर है तो आपको फिर कोई भी टेंशन नहीं है, तो आप जी रहे हैं। बट सर्वाइव करने के लिए क्या है कि बेसिक नीड भी आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उसको बस सर्वाइवल बोलेंगे आप। स्टोरी ऑफ रामू, अब एक स्टोरी ऑफ रामू है, उसको देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज 10 ईयर ओल्ड आल्सो वर्क एज पाली। एक रामू जो है वो कैजुअल वर्कर है रायपुर विलेज में, और जो उसका लड़का है सोमू जो कि 10 साल का है, वो भी वर्क करता है पाली के तौर पे। पाली आप समझते हैं, जो गांव के लोग हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पाली बोलते हैं जो एनिमल हर्डर होते हैं, जो मवेशियों की देखभाल करते हैं, उनको चरा के लेके आते हैं, उनको पाली बोलते हैं। टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी सरपंच है, उनके मवेशियों को देखभाल करता है, उनका 10 साल का बेटा। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर होल ईयर्स बाय सरपंच एंड पेड अ सम ऑफ 1000 रुपीज। सोमू जो है उसको मिलते हैं कितने, 1000 रुपए पूरे साल भर के। रामू जो है उसको 3 बेटे और हैं और 2 लड़कियां भी हैं जो कि छोटी है अभी फील्ड में काम करने के लिए। उसकी वाइफ का नाम है सुनहरी, जो कि पार्ट टाइम जॉब करती है हाउस क्लीनर के तौर पर। हाउस क्लीनर किनका, मवेशियों का हाउस क्लीनर। जो तबेले होते हैं उनकी सफाई का वो काम करती है, जैसे रिमूविंग और मैनेजिंग काउडंग, गाँव के गोबर वगैरह को वो ठीक ठाक करती है। सी गेट्स हाफ लीटर ऑफ मिल्क, आधा लीटर मिल्क मिलता है, कुछ पका पकाया खाना और कुछ सब्जियां उनके डेली वर्क के लिए। उसके अलावा वो फील्ड में भी काम करती है अपने हस्बैंड के साथ, और बिजी सीजन में और सप्लीमेंट्स करती है अपनी अर्निंग्स को। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉय रामू ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोविंग। एग्रीकल्चर में सीजनिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए सीजन एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे सोइंग के लिए, बीज बोने के टाइम पे, ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ्स। 4 महीनों तक वो बेरोजगार रहता है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर। जब कोई फसल है वो बढ़ रही है, उग रही है, तो उस टाइम वो फ्री रहता है। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज। उस टाइम वो अदर एक्टिविटीज में काम करता है, जैसे समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयड ब्रिक्स लेइंग इन और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कभी कभी वो ईंटों का काम या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में चला जाता है। बाई ऑल हिज एफर्ट रामू इज एबल टू अर्न एनफ आइदर इन कैश, या तो कैश में या कुछ किसी और प्रकार से अपनी जरूरतों के खरीदने तक ही बस वो कमा पाता है फॉर हिज फैमिली। However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties. मुसीबत का सामना करना पड़ता है उसकी फैमिली को। And sometimes his small kids have sleep without food, और कभी कभी उसके छोटे बच्चे बिना खाने के भी सोना पड़ता है। Milk and vegetables are not a regular part of meal in the family। मतलब कि उसका खाना न्यूट्रिशियस है ही नहीं, क्योंकि दूध और सब्जियां ज्यादातर उसके खाने में होती नहीं है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months when he remains unemployed because of seasonal nature of agriculture work। रामू क्या है कि फूड, उसकी खाद्य असुरक्षा का महसूस होती है, उसकी असुरक्षा माहौल रहता है उसके घर में। कब? जब 4 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहता है। अब एक एक्टिविटी है, इसका डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी क्यों है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपने पहले फसल बो दी, सोइंग द सीड्स, उसके बाद वो पौधा बढ़ेगा, फिर उसकी ट्रांजिशनल प्लांट्स अगर उसमें लगाने हैं तो वो लगाएंगे, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होगी, इसलिए वो सीजनल है। भाई रामू अनएम्प्लॉयड फॉर 4 months, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं है, उसको गांव में कोई काम नहीं मिल रहा, बाहर भी कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो 4 महीने अनएम्प्लॉयड रहेगा। व्हाट डज रामू डू व्हेन ही इज अनएम्प्लॉयड। जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो वो थोड़ा बहुत कैजुअल वर्क करता होगा, मतलब उसका पूरा समय एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वरना वो आइडल बैठा है, खाली बैठा रहता है। Who are supplementing income in रामूज फैमिली। रामूज फैमिली सप्लीमेंट कौन कर रहा है? उसकी बीवी सुनहरी और उसका लड़का 10 साल का जो पाली का काम जो करता है। Why does रामू face difficulty when he is unable to have work? Why does रामू face difficulty when he is unable to have work? क्यों? ये सोचने वाला विषय है, इसको सोचेगा जरूर। When is रामू फूड इनसिक्योर। कब? जब वो अनएम्प्लॉयड है, तब उसका पूरा फूड इनसिक्योरिटी रहती है। अब हम अहमद के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोरी में अहमद है, एक नई स्टोरी, इसको भी डिस्कस करेंगे, इससे भी हम देखते हैं क्या मिलता है। पहले हम बात कर देते हैं कि रामू के स्टोरी से हमें क्या मिला सीखने को। रामू की स्टोरी से हमें सीखने को मिला कि रामू फील्ड में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर लेबरर है, कैजुअल जॉब करता है, कभी कभी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, कभी कभी ईंटों के उसमें भट्टे में,
बेटा भी उसका काम करता है 10 साल का, बाकी बच्चे उसके काम करने लायक है नहीं, और स्कूल का कोई जिक्र नहीं आया इसमें, एजुकेशन वगैरह का। उसकी बीवी भी उसके साथ मिलकर काम करती है, बट इतना काम करने के बावजूद भी वो बस 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं, वेजिटेबल उनके खाने में होती नहीं है, और 4 महीने जब वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि सीजनल जॉब है एग्रीकल्चर, तो तब वो छोटे मोटे काम करता तो है, बट उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता और फूड इनसिक्योरिटी बनी रहती है कम से कम 4 महीनों। अहमद के बारे में पढ़ते हैं। अहमद ये रिक्शा पुलर इन बेंगलोर, रिक्शा चालक है। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents। मतलब कि उसके साथ उसकी फैमिली भी है, झुग्गी में रहता है। The survival of all members of his family depends upon his daily earnings from rickshaw pulling, क्योंकि उसी के द्वारा उसके घर का खर्चा चलता है। और he does not have secured employment, एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, सिक्योर जॉब नहीं है उसके पास, और अर्निंग उसकी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, और कभी कभी इतनी अर्निंग हो जाती है कि ठीक ठाक उसकी नेसेसिटीज जो है पूरी हो जाती है डे टू डे की, बट कभी कभी इतना होता है कि बस बेयरली, बस मुश्किल से उसकी नेसेसिटीज कंप्लीट हो पाती है। फॉर्चुनेटली अहमद है येलो कार्ड, उसके पास एक पीला कार्ड है जो पीडीएस कार्ड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्ड है, ब्लू पॉवर्टी लाइन के लिए, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। उसकी वजह से क्या है कि अहमद को एक सुनिश्चित मात्रा में व्हीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है, शुगर मिल जाती है, चीनी मिल जाती है, और केरोसिन ऑयल भी उसके लिए मिल जाता है। ही गेट्स दिस एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, और उसको ये आधे पैसों में मिलता है। He purchases his monthly stock during particular day when the ration shop is open for below poverty people. In this way, मतलब गरीब की रेखा से नीचे की जो लोग हैं उनके लिए जब रेशन शॉप खुलती है तो वो लेकर आ जाता है राशन अपने महीने भर का। In this way, Ahmed is able to take out of his survival with less than sufficient earnings of his big family, where he is only earning member. अहमद क्या है कि अकेला घर चलाने वाला व्यक्ति है। इस वजह से दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि अहमद को कभी कभी रिक्शा पुलिंग में ज्यादा पैसे मिलते हैं, कभी कभी कम मिलते हैं, रेगुलर जॉब है नहीं, तो उसको उसके पास एक सर्विस है पर पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका येलो कार्ड है, जिसकी वजह से उसकी कम से कम उसकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है, जो कि रामू के साथ नहीं था। रामू के साथ हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब बात कर लेते हैं, डज अहमद हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? नो। हाउ डज द येलो कार्ड हेल्प अहमद रन हिज फैमिली इवन विद द स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? कैसे? क्योंकि मार्केट की प्राइस से कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, उसमें वो अपने महीने भर का राशन ले आता है, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। पढ़ते हैं आगे। द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद इनएबिलिटी टू बाई फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है कि जो सामाजिक ढांचा, ताना बाना जो है हमारा, इनएबिलिटी टू बाई फूड मतलब फूड खरीदने की अक्षमता, एक रोल प्ले करती है फूड इनसिक्योरिटी में। जैसे कि हम बात करें सामाजिक, जब हम बात कर रहे हैं सोशल कंपोजिशन की, तो एससीज, एसटीज और कुछ ओबीसीज की सेक्शंस क्या होते हैं, लोअर कास्ट वाले, जो ओबीसीज में जो कुछ कास्ट है, ये हमारा सामाजिक एक ढांचा है, कास्ट सिस्टम के बारे में हमारे बता रहे हैं कि कुछ हमारे सामाजिक सेक्शन, जो सोशल सेक्शंस हैं, वो भी वल्नरेबल हैं फूड इनसिक्योरिटी से। कैसे? हु हैव आइदर पुअर लैंड बेस, या तो उनके पास जमीनें कम है या उन जमीनों की प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, वो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं, प्रोन रहते हैं फूड इनसिक्योरिटी के, क्योंकि जमीनें कम है, जमीनें हैं तो लो प्रोडक्टिविटी की है, तो उनके जितना भी खाना वो उगा नहीं पाते। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, उसके अलावा जो प्राकृतिक त्रासदी है उनसे जो इफेक्टेड जो लोग हैं, who have to migrate to other areas in search of work, जो माइग्रेट हो जाते हैं, ड्राउट आएगी, सूखा पड़ गया, फ्लड आई, अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक एरिया से दूसरे रीजन में वर्क के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, काम के लिए। आर ऑल्सो अमंग मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, वो भी मोस्ट फूड इनसिक्योर मतलब खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त लोगों में उनकी भी गिनती होती है। अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं कि जब पोषक तत्वों की कमी, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, क्वालिटी फूड नहीं है आपके पास, आपकी डाइट में अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की एक प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो माल न्यूट्रिशन के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स किस में मिलते हैं? वुमेन में, क्योंकि ये भी एक सामाजिक ढांचा है हमारे यहाँ पे कि जनरली मेल को फीमेल के कंपैरिजन में अच्छा खाना मिलता है, चाहे वो बॉय की बात करें या फिर कंपैरिजन करें बॉय और गर्ल में किसी फैमिली में, या वुमेन और मैन के बीच में।
दिस इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज पुट इवन द अनबोर्न बेबी एट रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। महिला चूंकि माल न्यूट्रिशियस है, तो इस वजह से जो बच्चा जो पैदा होने वाला, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए भी माल न्यूट्रिशन की एक प्रॉब्लम पैदा होती है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट अ इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। सबसे बड़ा सेगमेंट है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है, या नर्सिंग वुमेन जिसको बोलते हैं, जो बच्चे को देखभाल कर रही है, बच्चे हैं 5 साल से कम के, तो वो लोग सबसे ज्यादा, एक सेक्शन है उनका, सबसे ज्यादा प्रोन है फूड इनसिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्विस सर्वे NHFS 1999, the number of such women and children is approximately 11 crore. Look at this data. कितना बड़ा एक जत्था है उनका, कि अगर हम 1998-99 सर्वे की बात करें NHFS की, तो 11 करोड़ वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। आगे चलते हैं। फूड इनसिक्योर पीपल डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब रीजनल डिस्पैरिटी भी है फूड इनसिक्योरिटी में। अभी हमने देखा सेक्शनल डिस्पैरिटी, कि किस तरीके से सोशल ग्रुप्स में डिस्पैरिटी थी, या वर्कर्स में डिस्पैरिटी थी, इकोनॉमिकल ग्रुप्स में डिस्पैरिटी थी, वुमेन एंड मैन में डिस्पैरिटी थी, चिल्ड्रंस में डिस्पैरिटी है। तो इसी प्रकार रीजनल डिस्पैरिटी भी है हमारे इधर। द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स, किसी किसी जगह वो ज्यादा है, सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जहां पे गरीबी ज्यादा है, ट्राइबल लोग ज्यादा है, आदिवासी लोग, रिमोट एरिया, दूर दूर के छिन भिन इलाके हैं, रीजन्स विद मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, या कोई ऐसा रीजन जहां पे प्राकृतिक आपदा ज्यादा आती है। इन फैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी कौन से रीजन, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वो ज्यादा अफेक्टेड है इस चीज से। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट अकाउंट लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है। इन रीजन्स में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जो फूड इनसिक्योर है। क्यों? या तो वो गरीबी की वजह से, या आदिवासी लोग बहुत ज्यादा है वहां पे इस वजह से, या रिमोट एरियाज है, रीजन ज्यादा प्रोन है नेचुरल डिजास्टर, या फिर प्राकृतिक आपदा वहां पे ज्यादा है इसलिए। हंगर, एक नया वर्ड है हंगर, भूख, इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। क्यों? हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। इसको नोट कीजिएगा, हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। ये केवल ये नहीं दर्शाता कि गरीबी है ना, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, ये गरीबी लेकर भी आ जाता है। किस तरीके से? भूख है, बीमारी है, माल न्यूट्रिशन है, प्रोडक्टिविटी है नहीं, काम कर नहीं सकते, इनकम और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, यील्ड ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हंगर है, तो इस वजह से और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। और गरीबी है तो इस वजह से हंगर है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर। मतलब अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा टास्क क्या है? एलिमिनेटिंग करंट हंगर। जो करंट में जो भूख है, जो करंट में फूड की मात्रा या जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम है, उसको ज्यादा करें। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर, और जो भविष्य में होने वाला जो रिस्क है भूख से, उसको भी कम करें। हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। दो तरह की हंगर है, एक क्रोनिक और एक सीजनल। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहां पे पढ़ेंगे हम क्रोनिक हंगर। Chronic hunger is a consequence of diet persistently inadequate in terms of quantity and और क्वालिटी। मतलब कि क्रोनिक हंगर हमारा है क्या, वो यहां से समझेंगे। क्या है? कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का? कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट। काफी समय तक जो ना काफी भोजन है, मतलब कि अगर 4 की रोटी की जरूरत है तो 2 रोटी खा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी की टर्म में वो काफी नहीं है, मात्रा उसकी काफी नहीं है, या क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, अगर दोनों ही में से कोई भी केस है या दोनों है, तो वो किसको जन्म देती है? क्रोनिक हंगर को। पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल।
गरीब लोग जनरली क्या है कि 2 वक्त का खाना ही जुटा ले, वही बड़ी बात है। उसके अलावा वो न्यूट्रिशियस फूड डाइट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में सोच ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको हंगर की ज्यादा परसिस्टेंसी है। सीजनल हंगर, अब एक दूसरी हंगर जो है हमारे पास वो है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब खाना उगाते टाइम और उसको मतलब जो स्टेपल फूड्स है, राइस अनाज हमारे हैं, उनको उगाते टाइम और उनको फिर काटने का टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ये डिपेंड करता है सीजनल हंगर पे। दिस इज प्रिवलेंट इन रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब दिक्कत इसमें क्या है कि रोजगार के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रामीण इलाकों में जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो जॉब होता है, वो होता है सीजनल। कैसे कि सोविंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे या ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड है तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे कि रामू का एग्जांपल था जो 4 महीने अनएम्प्लॉयड था, उस टाइम पे फूड इनसिक्योरिटी परसिस्ट करती है गांव के रीजन में। इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर्स, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो उनमें उनके साथ जो कैजुअल लेबर्स है, जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं है, जो कभी कभी कमाते हैं और कमाई भी उनकी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, अब कंस्ट्रक्शन लेबरर है, रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन तो चलेगा नहीं, तो उस टाइम पे उनको जॉब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो इसलिए भूख परसिस्ट करेगी। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर एंटायर ईयर। सीजनल हंगर कब परसिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट करती है, वो जब किसी व्यक्ति के पास जो काम है वो पूरे साल भर ना हो, सीजनल काम हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 तरह की हंगर हमने देखी, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कीजिएगा कि हंगर इज ऑफ 2 टाइप्स, क्रोनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर कब, जब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड इज नॉट गुड, इज नॉट एनफ। एंड व्हाट इज सीजनल हंगर, व्हेन अ पर्सन इज नॉट अर्निंग थ्रू आउट द ईयर, ही इज अर्निंग कैजुअली, ही इज अर्निंग सीजनली, दैट्स कॉल्ड सीजनल हंगर। टाइप ऑफ हंगर में अब एक ग्राफ है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या दिखाया गया है कि रूरल के बारे में सबसे पहले बताया गया है 1983, 1992, 94, 1990, 2000। अब इसमें सीजनल हंगर के बारे में बताया गया कि 16% से सीजनल हंगर 83 में, और क्रोनिक से 2.3%, टोटल 18.5% हंगर वहां पे एग्जिस्ट करती थी। 93, 94 में सीजनल 4% हो गए, क्रोनिक थोड़े और कम हो गए, और ये हो गए 5.1। अब 1999 से 2000 में और कम हो गए, वो सीजनल 2.6, क्रोनिक 0.7 और टोटल 3.3। अर्बन एरिया में भी सेम हुआ कि पहले 5.6 ये थे, 0.8, 6.4, उससे कम हुए 1.6, उससे कम हुए 0.9। तो एक घटता हुआ काम है, डिक्लाइन हो रहा है। पॉवर्टी जिस तरीके से डिक्लाइन हुई, इसी तरीके से हंगर भी डिक्लाइन हो रही है। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रोनिक हंगर हैज डिक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर डिक्लाइन हो रही है या अपवर्ड जा रही है, तो हम क्या कहेंगे उसे कि डिक्लाइन हो रही है। इन इंडिया शोन इन अबव, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद से ही हमने शुरू किया था एक अनाज के खाद्यान्न के मामलों में सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब हमें किसी से इंपोर्ट ना करना पड़े कहीं किसी कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। आत्मनिर्भरता, आत्मस्वायत्ता, ये फूड ग्रेन्स में, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर होने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया, वो प्ले किया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted into green revolution, especially in production of wheat and rice, particularly अनाज और गेहूं और चावल के जो पैदावार में, अनाज के पैदावार में खाद्यान्न के भंडार को भरने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी हमारी रही, हमारे पॉलिसी मेकर की, हमारे नीति निर्धारकों की, वो रही ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंदिरा गांधी था देन प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। Then Prime Minister of India officially recorded impressive strides of green revolution in agriculture by releasing special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हीट रिवॉल्यूशन के लिए उन्होंने 1968 में एक स्टाम्प भी जारी किया था। जनरली जो शुरुआत की गई थी, इंप्लीमेंट की गई थी, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे, बट ब्रेन चाइल्ड जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन वो था शास्त्री जी का, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका ब्रेन चाइल्ड था ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट जो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन की जो बात की थी, वो हमने पहले ही प्लान से करनी शुरू कर दी थी। वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश करने की बात नेहरू जी के टाइम से ही शुरू हो चुकी थी, और इंदिरा गांधी के टाइम पे आते आते हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे।
अब थोड़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। पहले व्हीट में हमने सफलता ली अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, फिर हम आए राइस में भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट। इसका क्या मतलब है कि वो सभी जगह ऐसा नहीं हुआ। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फूड ग्रेन्स की जो हाईएस्ट ग्रोथ थी, क्यों? विच वॉज 44.01 एंड 30.21 मिलियन टन 2015-16 में हो चुकी है। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 250.22 मिलियन टन इन 2015-16। अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं इवन आफ्टर पेंडेमिक, ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग यूक्रेन एंड रशिया वॉर जो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उसके दौरान भी हम अब इतने सेल्फ सफिशिएंट है दैट नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू एक्सपोर्ट द फूड ग्रेन्स एंड वी आर डूइंग सो। हमने कोरोना के टाइम पे भी जो पेंडेमिक था तो कई कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया, कई कंट्रीज में हमने एक एड की तरीके से, एक सहायता की तरीके से फूड ग्रेन्स उन कंट्रीज में दिया, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज में, एशिया के कुछ कंट्रीज में, और इवन जो हमारे साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है उनको भी हमने सहायता की, आइलैंड कंट्रीज को हमने सहायता की। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ व्हीट के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने एक काफी जबरदस्त तरीके से तरक्की की। 26.87 एंड 17.69 मिलियन टन इन 2015-16 रेस्पेक्टिवली। वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऑन अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस के मामले में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल और यूपी का है। और अगर व्हीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कितना रहा, 15.75 मिलियन टन एंड 12.51 मिलियन टन रेस्पेक्टिवली इन 2015 एंड 16। आगे बढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। Since the advent of green revolution in early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather condition। क्या कहना चाहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमने फेमाइन की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की, और इवन कभी कभी जो खराब मौसम के कारण या खराब मानसून के कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मोर देन 50% मानसून पे डिपेंड करता है। जो हमारी एग्रीएबल लैंड है और जो नेट सोन एरिया है हमारा वो ज़्यादातर मानसून या रेनी सीजन पे डिपेंड करता है, वो इरिगेटेड नहीं है। तो इस वजह से खराब मौसम के वजह से भी, खराब क्लाइमेट वेदर की वजह से भी हमारे यहाँ कई बार ओलेवृष्टि हुई, ज़्यादा बारिश हो गई उसकी वजह से। तो एक जो मौसम में जो खराबी आई, क्लाइमेट में जो खराबी आई, उसकी वजह से भी हम इस सिचुएशन में थे कि फेमाइन की कोई सिचुएशन हमने आने नहीं दी। क्यों नहीं आने दी? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक एनफ स्टॉक था फूड ग्रेन्स का, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारी एंश्योर हो सके। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर। पिछले 3 दशकों से हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट है। बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री level has further been ensured with a carefully designed food security system of the government. This system had 2 components। एक सरकारी जो सरकार ने, भारत सरकार ने एक सिस्टम तैयार किया जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाई। उसके 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको पढ़ेंगे। पहले ये ग्राफ देखते हैं। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया की बात करें मिलियन टन्स में, तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि 1961 में 80 मिलियन टन हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था। अगर हम कंपेयर करें 2019-20 से, तो हमारे पास कितना है? 297 मिलियन टन। अगर हम इसके एक टाइम्स में इंटू करें तो कितना? लगभग 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स हमने इंक्रीज किया नियर अबाउट। तो इस चीज से हम देख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कितना फायदा इंडिया को हुआ फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। और उसमें एक और जो हमारा सिस्टम है उसने जो भूमिका निभाई वो क्या सिस्टम है? जैसे कि पीडीएस का सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
बफर स्टॉक का सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे पास अगर किसी साल किसी सीजन में अगर वेदर की जो वो है वजह से खराब भी प्रोडक्शन हुई तो भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ साल में, जैसे ये 2011-12 से 2012-13 का टाइम जो रहा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, तो ये वेदर की वजह से फिर से यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, ये भी वेदर की वजह से था, मानसून खराब रहा। तो 2-3 साल अगर हमारा मानसून खराब भी रहा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारा बफर स्टॉक और हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो इतना मजबूत था कि उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाई। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और ये सिस्टम हमारे पास किस तरीके से डेवलप किया, इस सिस्टम को किस तरीके से हम लोगों तक लेके गए सर्विस के माध्यम से, किस तरीके से हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करता है, क्या उसमें कमियां हैं खामियां हैं, बफर स्टॉक क्यों जरूरी है, उसके अलावा फेयर प्राइस शॉप वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से लोगों को एक्सेस करती है, किस तरीके से लोग उसको एक्सेस करते हैं, अफोर्डेबल कैसे बनाती है खाने को, फूड को। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी का क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।